हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में यूनिट नंबर 2 में 5 हेड्स ऑफ इनकम था। 5 हेड में से हमारा 4 हेड ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। हम सैलरी पढ़ लिए, हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिए, हम कैपिटल गेन्स पढ़ लिए, हम अदर सोर्सेस पढ़ लिए। एक आखिरी हेड, 5th हेड ऑफ इनकम हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन बोलो, या इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं पता है? पीजीबीपी। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? पी जी बी पी। इनकम फ्रॉम पी जी बी पी, इसको पीजीबीपी शॉर्ट में बोला जाता है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। जो इंसान बिजनेस कर रहे हैं, जो किसी प्रोफेशन में हैं, मान लो टीचर है, मैं जैसे टीचर हूं, मेरा इनकम जो होगा वो यहां पर टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में मैं कोई किराने की दुकान खोला हूं, उस दुकान का जो इनकम होगा वो यहां पर टैक्सेबल होगा। तुम फ्यूचर में हर कोई ना कोई बिजनेस करोगे या किसी न किसी बिजनेस के अंडर में जाकर काम करोगे, दोनों केस में तुम्हारा जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम है वो यहां पर टैक्सेबल होगा। हाँ, अगर सैलरी मिल रहा है तो सैलरी में जाएगा। अगर तुम कहीं जॉब कर रहे हो, तुम्हें सैलरी मिल रहा है तो वो सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज में जाएगा। रेंटल इनकम आ रहा है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। कोई ट्रांजैक्शन किए, प्रॉपर्टी खरीदे, जमीन खरीदे, बेचे, कुछ किए, उससे कोई प्रॉफिट आया तो कैपिटल गेन्स पर जाएगा। और बिजनेस का सारा इनकम, प्रोफेशन का सारा इनकम यहां आएगा। इन सब के बाद जो बच गया वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाएगा। लॉटरी लगा, गिफ्ट मिला, ये सब कुछ हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाएगा। तो इस तरीके से 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर में सब कुछ टैक्सेबल होता है। हर एक प्रकार का इनकम इन पांचों हेड में से किसी न किसी हेड के अंदर में टैक्सेबल होगा। अगर स्पेसिफिकली उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है तो पांचों हेड में से किसी न किसी हेड में वो टैक्सेबल होगा। अगर पहला 4 हेड में नहीं हो पा रहा है, कैपिटल गेन्स में या सैलरीज में या हाउस प्रॉपर्टी में या प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में, तब जाकर आखिरी हेड, 5th हेड मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो लॉजिक सभी को क्लियर हो गया कि इन पांचों हेड में हमारा सारा इनकम आ जाता है। आज हम उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, हम 4 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन को पढ़ेंगे। क्लियर है बात? आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं ये बिजनेस क्या होता है या प्रोफेशन क्या होता है। बिजनेस और प्रोफेशन में क्या फर्क है? बिजनेस किसको बोलते हैं, प्रोफेशन किसको बोलते हैं, किस प्रकार के एक्टिविटी को बिजनेस बोलेंगे, किस प्रकार के एक्टिविटीज को प्रोफेशन बोलेंगे, तो ये हम समझेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ द हेड। पहले हमको समझना है बिजनेस क्या होता है, उसके बाद समझना है प्रोफेशन क्या होता है। बिजनेस का डेफिनेशन कहां दिया गया है? अंडर सेक्शन 213 में लिखा गया है कि बिजनेस क्या होता है। आओ समझते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस सिंपली मींस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वो मैं मार्किंग कर रहा हूं, मेरे साथ साथ तुम भी पढ़ना, और हो पाए तो कॉपी में भी थोड़ा थोड़ा लिखते चलना। बिजनेस simply means any economic activity carried on for earning profit, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जा रहा है। सेक्शन 213 has defined the term as any trade, कोई भी प्रकार का ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। कोई भी प्रकार का ट्रेडिंग करो, कोई भी प्रकार का बिजनेस करो, कोई भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग करो, कोई भी प्रकार का एक्टिविटी तुम कर रहे हो जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और तुम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो, तो वो सब कुछ क्या है? बिजनेस है। बात समझ में आया? तो बिजनेस का डेफिनेशन तो कुछ, तुम वैसे कॉमर्स के बच्चे हो, तुम्हें बिजनेस के बारे में मैं क्या समझाऊंगा, तुम कॉमर्स में हो ऑलरेडी, है ना? तुम बिजनेस को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होगे। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है? अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग प्योरली इंटेलेक्ट स्किल। इंटेलेक्चुअल स्किल्स चाहिए, मतलब जो स्किल्स के बेसिस पर होता है उसे प्रोफेशन बोलते हैं। और मैनुअल स्किल्स, या तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है या मैनुअल स्किल्स है, कंट्रोल्ड बाय इंटेलेक्चुअल स्किल्स ऑफ द ऑपरेटर।
जैसे कि एग्जांपल लॉयर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, इंजीनियर हो गया, सर्जन हो गया, ऑथर हो गया, टीचर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। तो प्रोफेशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटी वेयर द लिवलीहुड इज अर्न बाय द पर्सन थ्रू देयर इंटेलेक्चुअल और मैनुअल स्किल्स, जहां पर इंटेलेक्चुअल या मैनुअल स्किल से प्रॉफिट अर्न किया जाता है, पैसा कमाया जाता है, अपने स्किल्स को यूज करके पैसा कमाया जाता है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का पैसे लेता हूं। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तो कोई भी कर सकता है, ये तो फ्री है, तब कोई, तुम अपना रिटर्न खुद ऑनलाइन जाकर फाइल कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आते हो रिटर्न फाइल करवाने के लिए? जस्ट बिकॉज मेरा इंटेलेक्चुअल स्किल्स है उस काम को करने में, और तुम्हारा उस काम को करने का कोई स्किल्स नहीं है फिलहाल के लिए, आगे जाकर आ जाएगा। तो बोलने का मतलब यही है कि यहां पर एक ऐसा काम हो रहा है जो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है बिकॉज उसके पास स्किल्स नहीं है। दूसरा आदमी कर पा रहा है बिकॉज उसके पास स्किल्स है, और वो उसी के लिए उसका पैसा चार्ज कर रहा है। डॉक्टर तुम्हें ट्रीटमेंट देता है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुम्हें चेक करके मेडिसिन लिखता है, क्या वो कोई खर्चे वाला काम किया है? नहीं, वो तो बैठा था, मेडिसिन लिखा है सिर्फ। तो वही तो उसका स्किल्स है ना, वो तुम्हें देखकर पहचान पाया कि तुम्हें क्या बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या मेडिसिन लगेंगे, वो अपना बुद्धि लगाकर, वो अपना इंटेलेक्चुअल स्किल्स लगाकर काम किया, और उससे वो पैसे कमाया। तो इस प्रकार के एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं। तो बिजनेस और प्रोफेशन दोनों में से कोई भी इनकम होगा तो वो कहां पर टैक्सेबल होगा? वो पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। क्लियर है? आ जाओ कुछ और आगे चलेंगे। चार्जिंग प्रोविजन, इनकम चार्जेबल अंडर हेड बिजनेस और प्रोफेशन। कौन से प्रकार का इनकम को हम इस हेड के अंदर में लेते हैं? कौन से टाइप का इनकम को? सबसे पहला, कोई भी बिजनेस का इनकम हो या प्रोफेशन का इनकम हो, एनी इनकम रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन इनकम। ठीक है? द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन विच वाज कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर असेस्ड अंडर दिस हेड। लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में एसएससी मतलब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि बिजनेस या प्रोफेशन है, तो उसका इनकम हमारे इस हेड के अंदर में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद कोई कंपेंसेशन मिला है हमें, कोई कंपेंसेशन मिला, एनी कंपेंसेशन और अदर पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड इज एसेसेबल एज बिजनेस इनकम। कोई भी प्रकार का कंपेंसेशन मिला है तो वो भी बिजनेस इनकम के अंदर में आ जाएगा। और क्या बिजनेस इनकम में आएगा? इनकम ऑफ अ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन। कोई ट्रेड एसोसिएशन है, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है, वो लोग कोई काम कर रहे हैं और उससे कोई इनकम जनरेट हो रहा है। अ ट्रेड एसोसिएशन इज अ नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं, वो लोग एक नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन वो लोग भी कभी कभार काम करते हैं जिससे कि उनको छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता है। वो प्रॉफिट कहाँ पर टैक्सेबल होगा? इस हेड के अंदर में टैक्सेबल होगा। non-profit voluntary organization of business competitors operating in same line of business for the promotion of their common interest. इनकम derived by a trade, कोई भी प्रकार का इनकम कमाते हैं वो, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन होता है, ट्रक ओनर्स का एसोसिएशन होता है, मर्चेंट एसोसिएशन होता है, कॉमर्स का एसोसिएशन होता है, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ये अलग अलग। जैसे सीमेंट डीलर्स का एसोसिएशन होता है, ज्वेलरी वालों का एसोसिएशन होता है, होटल्स इंडस्ट्री वालों का अपना एसोसिएशन होता है। तो हर एक एरिया में अपना अपना ग्रुप, अपना अपने टाइप के बिजनेस का एसोसिएशन होता है। वो एसोसिएशन अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है और उस एक्टिविटी की वजह से उसे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट पर भी टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। किसके अंदर में? प्रॉफिट ऑफ इनकम एंड प्रोफेशन के अंदर में, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर में। इनकम derived by trade, professional or similar association from specific service performed for its member only is considered to be business income and taxed accordingly. क्लियर है बात? कोई एक्सपोर्ट किए, कोई इंसेंटिव मिला, एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिसीव हुआ। मान लो गवर्नमेंट का इंसेंटिव था कि अगर हम इंडिया में बनाया हुआ कोई भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट हमें 5% इंसेंटिव देता है। ये जो इंसेंटिव इनकम है ये भी हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। किसमें? इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस प्रोफेशन में। ठीक है? पॉइंट नंबर 5, वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परकेजाइट्स। कोई बेनिफिट या परकेजाइट्स है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परकेजाइट्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट arising from business or the exercise of a profession is chargeable under the head profit and gains of business profession. कोई सैलरी,
इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर। कौन किसको? वैसे तो सैलरी कहां पे टैक्सेबल होना चाहिए? इनकम फ्रॉम सैलरीज में टैक्सेबल होना चाहिए। इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होना चाहिए? अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होना चाहिए। बोनस सैलरी में, कोई प्रकार का कमीशन है, रेम्युनरेशन है। तो यहां पर स्पेसिफिकली किसके लिए दिया गया है? पार्टनर ऑफ अ फर्म। कोई बिजनेस का पार्टनर है, मान लो मैं और मेरा दोस्त मिलकर एक बिजनेस शुरू किए। मैं क्या एम्प्लॉय हूं उस बिजनेस में? नहीं, मैं पार्टनर हूं, मैं मालिक हूं। मैं मालिक का हिस्सेदारी है मेरा। मेरा लेबर वाला हिस्सेदारी नहीं है, मेरा एम्प्लॉय वाला हिस्सेदारी नहीं है, मेरा मालिक वाला हिस्सेदारी है। तो अगर मैं उस फर्म में काम कर रहा हूं जहां पर मैं पार्टनर नहीं हूं, मैं एक एम्प्लॉय हूं, तो मेरा इनकम कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम सैलरीज में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मैं पार्टनर हूं और फर्म पार्टनर को सैलरी दे रहा है काम करने के नाम का, तो वो सैलरी कहां टैक्सेबल होगा? वो सैलरी हमारा यहां पर आकर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। 1 मिनट वेट करना, लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम है। तो पार्टनर को अगर कोई भी पैसा मिल रहा है तो पार्टनर मालिक होता है, मालिक का हिस्सेदारी होता है, इसका एम्प्लॉय वाला हिस्सेदारी नहीं होता है। तो इस वजह से वो इनकम कहां पर टैक्सेबल होगा? बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 6 के बाद 7, एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर सर्टेन एग्रीमेंट फॉर नॉट टू कैरी ऑन अ बिजनेस प्रोफेशन। कोई मेरा कॉम्पिटिटर्स मेरे साथ आकर एग्रीमेंट किया कि तुम इस बिजनेस को मत करो और इसके बदले में लो 1 करोड़ रुपए रख लो, और इस बिजनेस को मेरे को कोई आकर बोला कि तुम ओडिशा के बीकॉम के बच्चों को पढ़ा रहे हो, इससे हमारा जो ऑफलाइन ट्यूशन है तुम इतने सस्ते प्राइस पर पढ़ा रहे हो, इनफैक्ट यूट्यूब पर तो फ्री पर भी दे रहे हो, तो इससे हमारा ऑफलाइन बिजनेस पर बहुत लॉस हो रहा है। कोई एक टीचर आया बोला तो एक काम करो, हम एक एग्रीमेंट करते हैं कि आज से तुम नहीं पढ़ाओगे। मैं सुन रहा था उसकी बात, मुझे वो बोल रहा था कि आज से तुम नहीं पढ़ाओगे और उसके बदले में हम तुम्हें नहीं पढ़ाने के नाम का, मतलब कुछ नहीं करने के नाम का, हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। मतलब समझ रहे हो? वो ये नहीं बोल रहा कि आओ हमारे साथ मिलकर पढ़ाओ, वो बोल रहा है कि तुम मत पढ़ाओ, तुम घर में सो, अपने बीवी बच्चों के साथ खेलो, घूमो फिरो, ऐश करो, तुम पढ़ाओ मत। और उस नहीं पढ़ाने के नाम का मुझे 1 करोड़ रुपए दे रहा था। ऐसा हुआ नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं उसकी बात सुना 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 और उसको क्या बोला, तुम्हें पता है ये 1 करोड़ रुपए जो है ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट में इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। वो बोला अरे टैक्स की बात छोड़ो, पहले बात करो कि पढ़ाओगे या नहीं। मैं बोला मैं तो पढ़ाना कभी बंद करूंगा ही नहीं। एक भी बच्चा अगर मेरे सामने बैठेगा और पढ़ेगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, एक भी बच्चा। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं है कि हजारों बच्चे पढ़ेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, लाखों बच्चे पढ़ेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा। अगर एक बच्चा भी बोलता है सर मुझे पढ़ना है आपसे, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। बात समझ में आया? तो हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है, उससे चाहे। तो अब मुझे काम नहीं करने के नाम का पैसा मिल रहा है, नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस प्रोफेशन, तो वो पैसा भी कहां टैक्सेबल होगा? बिजनेस प्रोफेशन के अंदर। कुछ करने को बिजनेस प्रोफेशन बोलते हैं, कुछ नहीं करने को भी बिजनेस प्रोफेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेकुलेशन बिजनेस, कोई स्पेकुलेटिव काम कर रहा हूं, सट्टा खिला रहा हूं, ठीक है, या और कोई प्रकार का स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट ट्रेडिंग कर रहा हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहा हूं, ऑप्शंस खरीद रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहा हूं, कोई भी प्रकार का स्पेकुलेटिव बिजनेस है वो टैक्सेबल होगा हमारा इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस प्रोफेशन में। Speculative transaction carried on by the SSE are such nature as to constitute a business. Such business shall be deemed to be the distinction separate from any other business. पॉइंट नंबर 9, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एनी इलीगल बिजनेस। मैं इलीगल बिजनेस का बताया था। सबसे पहले कौन खड़े रहते हैं? जब तुम जाओगे स्वर्ग द्वार में, स्वर्ग में या नर्क में, स्टार्टिंग में कौन खड़ा होगा? स्टार्टिंग में खड़ा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट। एक गेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खोलता है, एक जीएसटी खोलता है, पहला गेट। ये बोलते हैं कि तुम स्वर्ग जाओ या नर्क जाओ, ये इसके बाद डिवाइड होता है रास्ता, स्वर्ग का रास्ता इधर, नर्क का रास्ता इधर। ये जो गेट है ना, इस गेट पर हम खड़े हैं। ये गेट से क्रॉस होने के लिए पहले हमारा पैसा तुम्हें देना पड़ेगा।
इलीगल बिजनेस करो, लीगल बिजनेस करो, सट्टा खिलाओ, जुआ खिलाओ, दारू बेचो, कुछ भी करो, कोई भी काम करो, कप सिरप बेचो, आईपीएल में बेटिंग करो, कोई भी प्रकार का जितना हिम्मत है उतना इलीगल एक्टिविटी करो, पहले लेकिन हमारा पैसा दे दो। इनकम टैक्स पहले भर दो, जीएसटी भर दो, दोनों गेट खुल जाएगा। उसके बाद आगे जाना, फिर चूज करना, स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है, वो वहां के गेट कीपर से डील करना। हमारा पहला गेट कीपर है, हम पहले गेट कीपर हैं, हमें हमारा पैसा दे दो, उसके बाद आगे जाना। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, कोई इलीगल बिजनेस होगा तब भी पहले इनकम टैक्स दे देना अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन के अंदर में। ये नहीं बोलता कि इलीगल बिजनेस मत करो, क्यों कर रहे हो, लेकिन अगर कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है हमारा पैसा दे दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है, मर्डर करना है, सुपारी देना है, किसी के मारने की, किसी के घर में किसी को उठवाना है, तुम करो, सब करो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इलीगल बिजनेस कर रहे हो तो टैक्सेबल कहां पर होगा, ये तुम्हारा बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। पॉइंट नंबर 10, एनी अमाउंट अंडर द कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई भी अमाउंट है तो ये बिजनेस प्रोफेशन में आकर टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्टेन इनकम रिलेटिंग टू बिजनेस बट नॉट टैक्सेबल। अभी हम क्या समझे 10 पॉइंट में, कौन कौन सा इनकम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं कौन सा इनकम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं होगा। तुम्हें लगेगा कि ये बिजनेस इनकम है लेकिन फिर भी ये बिजनेस में टैक्सेबल नहीं होगा। कौन सा इनकम होगा, ये कौन सा इनकम होगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक इनकम है जिसे देखकर तो ये लगेगा कि अरे ये तो बिजनेस प्रोफेशन में ही टैक्सेबल होगा, लेकिन रियलिटी में वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है उसमें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। मेरा काम है घर खरीदने और बेचने का, मेरा स्टॉक जो है बिजनेस में वो है घर। मैं डुप्लेक्स बनाता हूं, 10 डुप्लेक्स बनाकर बेच रहा हूं, 50 फ्लैट बनाकर बेचता हूं। तो फ्लैट और डुप्लेक्स मेरे लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। दीज आर नॉट हाउस प्रॉपर्टीज, दीज आर स्टॉक इन ट्रेड। बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये स्टॉक इन ट्रेड है तो इससे जो इनकम आ रहा है वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि जो घर है उससे अगर कोई इनकम आ रहा है तो उसको हम हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही लेंगे, ना कि हम बिजनेस प्रोफेशन में लेंगे। क्लियर है बात। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमें ले लेना है। नेक्स्ट, डिविडेंड इनकम ऑन शेयर्स एज स्टॉक इन ट्रेड। मेरा काम है शेयर में ट्रेडिंग करना, मेरा काम है शेयर्स में ट्रेडिंग करना, और शेयर्स में जब मैं ट्रेडिंग करता हूं, शेयर्स खरीदता हूं, बेचता हूं, तो बीच बीच में मुझे डिविडेंड भी मिल जाता है। तो वो डिविडेंड इनकम मेरा बिजनेस इनकम होना चाहिए, क्योंकि शेयर्स मेरे लिए क्या है, स्टॉक है। मेरा काम है हर रोज खरीदना बेचना, तो मेरे लिए डिविडेंड इनकम कौन सा इनकम होना चाहिए, बिजनेस इनकम। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोला, डिविडेंड विल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। हम इसको कभी भी हम बिजनेस इनकम में नहीं लेंगे। वेयर द एसएससी कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ डीलिंग इन शेयर्स एंड होल्ड सच शेयर्स एज स्टॉक इन ट्रेड, द डिविडेंड ऑन सच शेयर शैल नॉट बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ये यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा, ये अदर सोर्सेस में ही टैक्सेबल होगा। ये कहाँ टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में। ये कहाँ होगा, अदर सोर्सेस में। ठीक है। उसके बाद तीसरा, एनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिजनेस एसेट। कोई बिजनेस का एसेट को बेचे तुम, मान लो मेरे पास एक घर था, एक बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग बिजनेस में यूज होता था। मेरा दुकान था, बिल्डिंग छोड़ो दुकान था, रोड पे पूरे क्रॉसिंग पे हाईवे के ऊपर मेरा दुकान था। वो दुकान पर मैं बिजनेस करता था। अब वो दुकान से जो भी इनकम आता था वो बिजनेस इनकम होता था। अब मैं उस दुकान को बेच रहा हूं तो क्या होगा, दुकान को बेचूंगा तो बिजनेस इनकम होना चाहिए, लेकिन नहीं, दुकान को बेचा तो ये कहां जाएगा, कैपिटल गेन्स में जाएगा। बात समझ में आया। या ब्लॉक एसेट है, मान लो 10 ट्रक था, तुम 10 ट्रक को बेच दी, 10 ट्रक को बेचे तो वहां पर तुम्हारा ट्रक जो खरीदे थे 50 लाख में खरीदे थे 10 ट्रक को, आज 10 ट्रक को बेचने टाइम 2 करोड़ रुपए वैल्यू में बेचे। तो आज जो 2 करोड़ में बेचे, खरीदे कितना 50 में थे, तो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कहां जाएगा, कैपिटल गेन में। लेकिन ट्रक का तो तुम्हारा बिजनेस था ना, ट्रक तो तुम डेली चलाते थे, ट्रक इज एसेट था तुम्हारे लिए, तुम ट्रांसपोर्टर थे, सामान एक जगह से दूसरे जगह लाना ले जाना कर। फिर भी ट्रक को बेचकर अगर कोई इनकम हो रहा है तो वो तुम्हारा कैपिटल गेन्स में आ जाएगा। समझ में आया। इनकम फ्रॉम एनी एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। रेस हॉर्स एक बिजनेस होता है, घोड़ा खरीदते हैं लोग, घोड़ा को सालों पालते हैं,
सालों पाल कर लोग उसको रेस पर दौड़ाते हैं। ये एक फुल फ्लेजेड बिजनेस है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या बोलता है, रेस हॉर्स का बिजनेस में हम इनकम को हमेशा कहां लेंगे, अदर सोर्सेस में लेंगे। एनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चार्ज करेंगे, ना कि हम बिजनेस इनकम में चार्ज करेंगे, क्योंकि हॉर्स रेस को स्पेसिफिकली अदर सोर्सेस में रखा गया है। वरना हॉर्स रेस जो होता है ना, वो एक स्पेसिफिकली हॉर्स रेस का काम करने वाले लोग हैं, वो उनका बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस है, बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, लेकिन इनका इनकम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। पॉइंट नंबर 5, कैजुअल इनकम। कोई भी कैजुअल इनकम हुआ, कोई लॉटरी लग गया, तो हम बात किए थे लॉटरी में क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, कोई भी लॉटरी खरीदते हो बेचते हो, ये सब कैजुअल इनकम होता है। ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, ना कि बिजनेस प्रोफेशन में। क्लियर है, आगे चलते हैं। कंप्यूटेशन इनकम जनरल पॉइंट्स, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को ध्यान रखना है जब हम इनकम कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स है देखते हैं। फर्स्ट, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय द एसएससी। बिजनेस एसएससी खुद कर रहा हो। खुद कर रहा हो इसका मतलब ये नहीं कि वो जाकर डेली दुकान में बैठे, कोई स्टाफ भी चला सकता है, लेकिन बिजनेस एसएससी के नाम से होना चाहिए। अंडर सेक्शन 28, द पर्सन हु कैरिड ऑन द बिजनेस इज ऑलवेज चार्ज्ड। इट इज इमटेरियल whether the SSC is doing the business or work himself or through some of his employee, एजेंट मैनेजर। काम एजेंट कर रहे हैं, मैनेजर कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, बिजनेस उसके नाम से हो रहा है। अगर बिजनेस उसके नाम से हो रहा है तो उसी के नाम से टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, टैक्स इज लिवाइड ऑन एग्रीगेट इनकम फ्रॉम ऑल बिजनेस प्रोफेशन। मेरा 5 तो बिजनेस है, ट्रक, दूसरा किराना दुकान, हार्डवेयर दुकान, ज्वेलरी दुकान, सब 5-4 ठो बिजनेस है, 5 ठो बिजनेस है। तो मेरा जो इनकम टैक्सेबल होगा इन 5 बिजनेस का मिलाकर होगा। मैं एक्सपेंस जो क्लेम करूंगा, ट्रक बिजनेस के इनकम के साथ ही ट्रक बिजनेस का एक्सपेंस को क्लेम करूंगा, किराना के साथ ही किराना का एक्सपेंस, हार्डवेयर के साथ हार्डवेयर का एक्सपेंस। लास्ट में क्या करूंगा, सभी का प्रॉफिट निकालकर टोटल मार दूंगा। जब सभी का प्रॉफिट टोटल मार दूंगा तो मेरा टोटल एग्रीगेट इनकम यहां पर निकल जाएगा अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। बात समझ में आया? अच्छा, मैं इसका एक्सपेंस इसके इनकम से सेट नहीं कर सकता, मैं आपस में इसको मिक्स नहीं कर सकता, इसका इनकम इसके साथ, इसका एक्सपेंस इसके साथ, मैं आपस में मिक्सिंग नहीं कर सकता। बात समझ में आया? तो जिसका इनकम होगा उसी का एक्सपेंस उसी से माइनस होगा, अगर इनकम नहीं है तो एक्सपेंस भी माइनस नहीं होगा। क्लियर है बात? आ जाओ पढ़ते हैं। क्या बोला? टैक्स इज डिवाइड ऑन एग्रीगेटेड इनकम। एग्रीगेट इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा फ्रॉम ऑल बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जितना भी बिजनेस कर रहा है उस सभी बिजनेस के इनकम को टोटल करके हम एग्रीगेट निकालेंगे। एक बिजनेस का इनकम उसी के एक्सपेंस के साथ सेट होगा, ना कि इंटरचेंज होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 9, स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करते हो तुम, उस पर कोई लॉस हो गया, उस पर कोई लॉस हो गया तो क्या करोगे? तो उस लॉस को तुम किसी और बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, 2 बिजनेस है मान लो, पहला है किराने की दुकान, दूसरा है हार्डवेयर। दोनों ही स्पेकुलेटिव नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है। अगर ये नॉर्मल बिजनेस है तो मान लो किराने की दुकान में मुझे 10,000 का नुकसान हुआ, यहां पर 50,000 का प्रॉफिट हुआ। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, तो नेट में मेरा 40,000 का प्रॉफिट हुआ। ये काम आएगा, ये आपस में एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर ये किराने की दुकान ना होकर ये होता लॉटरी दुकान, मैं लॉटरी देता हूं, लॉटरी का काम करता हूं, तो ये 10,000 इस 50,000 के साथ सेट नहीं होता। ये क्योंकि ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, ये नॉर्मल एक्टिविटी है, तो स्पेकुलेशन का लॉस अलग से 10,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, और अभी हमें टैक्स कितना पर देना पड़ेगा? पूरे 50,000 पर टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि नॉर्मल बिजनेस के केस में तो आपस में एडजस्टमेंट हो जाता है, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस के केस में आपस में एडजस्टमेंट नहीं होता है। द स्पेकुलेशन बिजनेस ऑफ द एसएससी इज केप्ट सेपरेट, उसे हमें सेपरेट रखना पड़ेगा। इफ देयर इज प्रॉफिट इट विल बी टैक्स्ड अलोंग विद अदर बिजनेस इनकम। अगर प्रॉफिट है तो टोटल पर टैक्स लगेगा, लेकिन इफ देयर इज लॉस it can be set off against profit of speculation business only and not against profit of any other business। speculation का profit speculation के loss के साथ सेटअप होगा,
नॉर्मल का प्रॉफिट नॉर्मल के लॉस के साथ सेटअप होगा। आपस में दो प्रकार का बिजनेस इंटरचेंज नहीं होगा, स्पेकुलेशन वाला या नॉर्मल वाला। क्लियर है बात? नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बंद कर रहे हो तुम, जब बिजनेस को बंद कर रहे हो तब प्रॉफिट हुआ। जो एसेट्स बेचे, फर्नीचर बेचे, एसी बेचे, फ्रिज बेचे, ये सब बेचकर प्रॉफिट जनरेट हुआ। नॉर्मली तुम ये सब बेचते नहीं हो, ये तुम्हारे दुकान का एसेट्स है, लेकिन अब तुम दुकान बंद करके जा रहे हो, दुकान छोड़ रहे हो, बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हो, अब ये एसेट्स को बेच रहे हो और एसेट्स को बेचने पर प्रॉफिट हो गया। द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ अदर एसेट आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन, नॉट टैक्सेबल, बट द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड इज टैक्सेबल। जो स्टॉक इन ट्रेड होगा वो टैक्सेबल होगा, लेकिन ये यहां पर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो ये तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, ना कि बिजनेस प्रोफेशन में। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, टैक्स ऑन रियल ओनर। जो बिजनेस का रियल ओनर है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इट इज नॉट ओनली द लीगल ओनरशिप बट ऑल्सो द बेनिफिशियल ओनरशिप दैट हैज टू बी कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 28। द इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पर्सन who actually accrues, whom it actually accrues। क्लियर है? नेक्स्ट, टैक्स ऑन रियल इनकम। एक्चुअल में अगर इनकम जनरेट होगा तभी टैक्सेबल होगा, जनरेट नहीं होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्स इज डिवाइड ओनली ऑन द रियल अर्नड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। व्हेन देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट, तुम्हें लग रहा है कि प्रॉफिट होगा, एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो उस केस में उस पर टैक्सेबल नहीं होगा। जो रियल प्रॉफिट है उसी पर टैक्स लगेगा। पॉइंट नंबर 7, बिजनेस प्रोफेशन में भी लीगल और इलीगल। लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। अभी तुम्हें बताया था स्वर्ग द्वार का रास्ता, जहां पर पहले कौन खड़े हैं? जीएसटी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन इनकम टू बी कंप्यूटेड फॉर ईच प्रीवियस ईयर। हमें हर साल का अपना बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर साल का अलग अलग। 22-23 का अलग, 23-24 का अलग, 24-25 का अलग, हर साल का अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट, नेगेटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अगर कोई लॉस है बिजनेस प्रोफेशन में तो उसको क्या करेंगे? नेगेटिव इनकम सिग्निफाइज लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम एज पर प्रेस्क्राइब्ड रूल। और ये हम यूनिट 3 में जाकर पढ़ेंगे। यूनिट 3 में चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। वहां पर जाकर पढ़ेंगे कि लॉस होता है तो कैसे सेट ऑफ होता है, या कैसे हम उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्लियर है बात? तो ये है हमारा बिजनेस प्रोफेशन का स्टार्टिंग के कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स, जहां पर क्या होता है बिजनेस प्रोफेशन, किस प्रकार के इनकम पर टैक्स लगता है बिजनेस प्रोफेशन के अंडर में, किस प्रकार के इनकम पर बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स नहीं लगता, किसी और हेड में लगता है, और बिजनेस प्रोफेशन में इनकम को टैक्सेबल करने के लिए हमें क्या चीज़ों को देखना पड़ेगा, मालिक कौन है, लीगल है, इलीगल है, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे फर्दर डिडक्शंस हैं और टैक्सेबिलिटी है, फिर फॉर्मेट्स आएंगे, फिर क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीज़ों को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम पूरे इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 3 अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जस्ट बिकॉज वहां पर टैक्स का कैलकुलेशन है, वो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में जाकर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।